डेनियल का एक खुशहाल परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी निकोल और उसका 20 वर्षीय बेटा चार्ल्स था। कुछ दिन पहले ही डेनियल अपने परिवार के साथ गोवा में अपने पुराने बंगले में शिफ्ट हुआ था, जहां उसका बचपन बीता था। आज नाश्ते की टेबल पर अपनी पत्नी निकोल को उदास देखकर डेनियल ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या बात है निकोल, आज तुम मुझे कुछ परेशान सी दिख रही हो। तुम्हें नींद तो ठीक से आ रही है ना? कुछ नहीं, बस आज थोड़ा सा सिर में दर्द सा महसूस हो रहा है। मैंने नोट किया है निकोल, जब से मैं अपने पुराने बंगले में शिफ्ट हुआ हूँ तब से तुम खोई खोई सी रहती हो। तुम ठीक तो हो ना? डेनियल की बात सुनकर निकोल डेनियल को गौर से देखने लगी। डेनियल को उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ दिखाई दे रहा था। निकोल हिचकिचाते हुए अपने पति डेनियल की ओर देखकर बोली, बात ये है डेनियल, जब से मैं तुम्हारे इस पुराने घर में आई हूँ मुझे अजीब अजीब से बुरे सपने आ रहे हैं और बहुत अजीब सा महसूस होता है। रात में अक्सर चौंक कर उठ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे हर वक्त कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो, और जब पलट कर देखती हूँ तो सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं होता। निकोल की बात सुनकर डेनियल अपनी पत्नी की ओर गौर से देखने लगा और अचानक हंसते हुए बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हॉरर फिल्में कम देखा करो। तुम्हारा ये डर सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। देखो, इससे पहले हमारा परिवार एक छोटे से फ्लैट में रहता था, मगर ये मेरा बंगला बहुत बड़ा है, तो तुम्हारा वहम होना स्वाभाविक है। कुछ दिनों में ही तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। इतना कहकर डेनियल अपने ऑफिस चला गया। इस वक्त वो घर में अकेली थी। निकोल उठकर किचन की ओर आ गई और सिंक में जाकर बर्तन धोने लगी। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से बहुत तेजी से दौड़ कर गया हो। निकोल ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो हमेशा की तरह सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। तभी अचानक उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज टकराई। निकोल के डर की वजह से रोंगटे खड़े हो गए। वो दौड़ती हुई बंगले से बाहर चली गई। अचानक उसे चर्च की घंटी की आवाज सुनाई दी। उसके घर से कुछ ही दूरी पर एक चर्च मौजूद था। निकोल तेज कदमों से भागती हुई उस चर्च के अंदर चली गई और बैठकर प्रे करने लगी। कौन हो तुम माय चाइल्ड? इससे पहले तुम्हें मैंने चर्च में कभी नहीं देखा। निकोल ने देखा उसके सामने फादर खड़े थे। मैंने देखा तुम चर्च के अंदर भागती हुई आई और प्रे करने लगी। तुम्हारा चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। क्या तुम ठीक हो? फादर की बात सुनकर निकोल फादर के चेहरे की ओर गौर से देखने लगी। मैं ठीक हूँ फादर। दरअसल मेरा परिवार कुछ दिन पहले ही लंदन से गोवा शिफ्ट हुआ है। यहाँ मेरे पति का एक बंगलो है जो बरसों से बंद पड़ा था। पता नहीं फादर, जब से मैं उस बंगले में शिफ्ट हुई हूँ मुझे बड़े अजीब अजीब से सपने आते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई हमेशा मेरे आगे पीछे घूम रहा हो। निकोल की बात सुनकर फादर के चेहरे पर चिंता की लकीरें झलकने लगी और उन्होंने बड़ी फुर्ती से निकोल से कहा, तुम किस बंगले में रहती हो और तुम्हारे पति का नाम क्या है? जी, उनका नाम डैनियल है। चर्च से थोड़ी दूर पर जो बंगला बना हुआ है मैं अभी अभी उसी में शिफ्ट हुई हूँ। निकोल की बात सुनकर फादर के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। फादर की आंखों में भी डर झलकने लगा। मेरी एक सलाह मानो माय चाइल्ड, हो सके तो उस बंगले को आज ही छोड़ देना। वो तुम्हारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं फादर? कुछ रहस्य ही रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। हमें उन रहस्यों की गहराई में नहीं जाना चाहिए। इतना बोलकर फादर तेज कदमों के साथ वहां से चले गए और निकोल हक्का बक्का फादर को जाते हुए देखती रही। वो दौड़ती हुई अपने घर चली गई और बेसब्री से अपने पति और बेटे चार्ल्स का इंतजार करने लगी। शाम को डेनियल अपने घर पर आ गया। देखो, हमें यहाँ से जाना होगा डैनियल। ये घर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? सुबह तक तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया? निकोल ने एक ही सांस में डेनियल को फादर की चेतावनी बता दी। निकोल की बात सुनकर डेनियल की आंखों में क्रोध झलकने लगा। मैंने तुम्हें चर्च जाने से मना किया था निकोल।
और तुम मेरे मना करने के बावजूद भी चढ़ चली गई। डैनियल, अगर तुम धार्मिक नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हारी तरह नास्तिक हो जाऊं। ये सब फिजूल की बातें होती हैं निकोल। वक्त बर्बाद करने की बजाय अपना ध्यान कहीं और लगाओ। डेनियल की बातों को उसका बेटा चार्ल्स भी बहुत देर से सुन रहा था। पापा सही कहते हैं मम्मी, साइंस के जमाने में अब कहाँ इन बातों पर यकीन करने लगी। निकोल ने डेनियल को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर डेनियल नहीं माना। वो तीनों खाना खाकर सो गए। आधी रात के बाद अचानक कोई निकोल के बेडरूम का दरवाजा खटखटाने लगा। निकोल घबराकर उठकर बैठ गई। इतनी रात में कौन हो सकता है? इतना बोलकर निकोल ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो धीरे धीरे कदमों से चलती हुई फ्रिज के पास आ गई। निकोल फ्रिज में से बोतल निकालकर पानी पी ही रही थी कि तभी उसने देखा कि चार्ल्स का कमरा खुला हुआ था। इतनी रात में चार्ल्स का कमरा क्यों खुला हुआ है? निकोल के दिल में किसी अनहोनी के होने की आशंका के बादल छा गए। निकोल बेहद फुर्ती से चार्ल्स के कमरे के नजदीक आ गई, मगर सामने का मंजर देखकर निकोल की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसका पति डेनियल वहां खड़ा चार्ल्स को घूर रहा था। डेनियल का चेहरा बेहद भयानक था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी, उसके बाल बेहद लंबे थे और उसके चेहरे की खाल किसी मुर्दा शरीर की तरह हो गई थी। ये तुम्हें क्या हो गया है डैनियल? तुम तो अभी सही थे और कमरे में सो रहे थे। कि अचानक डेनियल ने अपने सोते हुए बेटे चार्ल्स की गर्दन पकड़ ली। चार्ल्स घबराकर उठ गया और अपने सामने अपने पिता के भयानक चेहरे को देखकर अपने बेटे को छोड़ दो डैनियल, ये तुम्हारा बेटा है। मगर डेनियल ने एक ही झटके में अपने बेटे की गर्दन को उखाड़कर फर्श पर फेंक दिया और पागलों की तरह हंसने लगा। इस दहशत भरे मंजर को देखकर निकोल के गले से चीख निकल गई। डेनियल अब फुर्ती से निकोल की ओर बढ़ा कि तभी किसी ने निकोल को अपनी तरफ खींच लिया। वो कोई और नहीं बल्कि फादर थे। अपने कदम वहीं रोक ले शैतान, नहीं तो तेरा अंत बहुत बुरा होगा। डेनियल फादर की बात सुनकर अजीब से अंदाज में हंसते हुए बोला, तो तू आ गया। 25 साल पहले भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था और आज भी तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम सब मरोगे। मैं तुम सबको मारकर पातालों की गहराइयों में ले जाऊंगा। इतना कहकर डेनियल फादर की ओर झपटा, मगर फादर ने तुरंत अपनी जेब से एक बड़ा सा क्रॉस निकालकर डेनियल के माथे पर लगा दिया। कुछ ही पलों में राख की ढेर में बदल गया। ये सब क्या था फादर? मेरे पति और मेरा बेटा अब नहीं रहे। बरसों पहले डेनियल के पिता इस घर में आत्माओं को बुलाता था और लोगों की मदद करता था। कहते हैं कि वो आत्माओं को देख सकता था, मगर एक दिन गलती से उसने बुरी आत्माओं का द्वार खोल दिया। उन बुरी आत्माओं ने डेनियल के पिता को उसी वक्त मार दिया। डेनियल की माँ डेनियल को यहाँ से ले गई, मगर जैसे ही डेनियल यहाँ पर आया, आत्माओं ने शरीर पर कब्जा कर लिया। अपनी खैरियत चाहती हो तो सब कुछ भूलकर तुम भी यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर फादर वहां से चले गए। ये साइंटिस्ट रमन है जो आज दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी महामारी की मेडिसिन की घोषणा करने वाले हैं। लेकिन एक भूतिया साया इनका पीछा कर रहा है। पिछली रात से इनके साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। ये सोए तो अपने बिस्तर पर थे, लेकिन इनकी आंख कुएं में खुली। लोगों ने इनकी जान तो बचा ली, लेकिन कोई तो है जो इनका पीछा कर रहा है। तो सर, हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इतनी बड़ी इन्वेंशन करके? ये मेडिसिन दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मेहनत की है मैंने। साइंटिस्ट रमन बोल रहे थे कि कोई साया उनके आसपास मंडराने लगा। वो डर गए। उस साए ने
सामने रखे हुए पानी के ग्लास को उठाकर साइंटिस्ट के मुंह पर फेंक दिया। सभी लोग दंग रह गए। ये सब लाइव टीवी पर दिख रहा था। कौन है? कौन है यहाँ? सिक्योरिटी! जैसे ही सिक्योरिटी स्टेज पर आ रही थी, उस भूत ने सिक्योरिटी को हवा में उड़ाकर पटक दिया। साइंटिस्ट रमन बहुत डर गए और रिपोर्टर भी डरी हुई थी कि तभी सबके सामने साइंटिस्ट विक्रम का भूत दिखने लगा। ये सब लाइव टीवी पर दिख रहा था। साइंटिस्ट रमन भागने की कोशिश कर रहे थे कि साइंटिस्ट विक्रम के भूत ने उन्हें कुर्सी से बांध दिया। ये दवा रमन ने नहीं, मैंने बनाई है। इस धोखेबाज रमन ने मेरा खून कर दिया। खून? हाँ, खून। मैं और रमन एक साथ एक ही लैब में कई सालों से काम कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में महामारी फैलने लगी। यार, इस महामारी से दुनिया को बचाना ही होगा। दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट इस महामारी की ही दवा खोजने में लगे। कोई ना कोई जरूर बनाएगा। हमें भी कोशिश करनी चाहिए। ना बाबा ना, तू ही कोशिश कर। मेरे पास और भी बहुत काम है। मैं अकेला इस महामारी के ऊपर रिसर्च करने लगा। 1 महीने बाद मुझे इस महामारी के कीटाणु का कंपोजिशन समझ में आ गया। रमन, देख, मुझे इसका कंपोजिशन मिल गया। अब मैं जल्द ही इसकी मेडिसिन बना लूंगा। अरे वाह, फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ये मेडिसिन किसी बड़ी कंपनी को बेचकर हम दुनिया के सबसे अमीर साइंटिस्ट बन जाएंगे। नहीं यार, ये हम गवर्नमेंट को देंगे। वो क्यों? किसी बड़ी कंपनी को बेचेंगे तो उस दवा की कीमत बहुत ज्यादा होगी और आम लोग इसे नहीं खरीद पाएंगे। गवर्नमेंट को बेचेंगे तो हर एक गरीब तक ये पहुंच जाएगी, पर गवर्नमेंट हमें इससे अच्छे दाम नहीं देगी। मुझे इस दवा से अमीर नहीं बनना, पर उन लाखों गरीबों की दुआ जरूर चाहिए। मैं बहुत खुश था कि मैं मेडिसिन बनाने के बहुत नजदीक था, लेकिन मुझे क्या पता था, जिसे मैंने दोस्त समझा था, वो मेरे पीछे षड्यंत्र रच रहा है। रमन ने एक बड़ी कंपनी से हाथ मिला लिया था। उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। तब से रमन मेरी हर हरकत पर नजर रखने लगा। वो अक्सर मेरी टेबल पर ताक झांक किया करता था। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, बस यहाँ कुछ गिरने की आवाज आई थी तो देखने चला आया कि कहीं कुछ टूटा तो नहीं। यहाँ तो कुछ गिरा नहीं है। शायद कहीं और से आवाज आई हो। हाँ, हो सकता है। मैं अपने काम में जुटा रहा और लगभग 15 दिन बाद मैंने वो मेडिसिन बना ही ली। यस, आई डिड इट। आई न्यू आई वुड डू इट। क्या हुआ? आखिर मैंने वो मेडिसिन बना ही ली। फाइनली। मैं अभी जाकर न्यूज में ये अनाउंस करता हूँ। रुक जाओ, थोड़ा आराम से। ये इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। इसके अनाउंसमेंट के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी। कैसी तैयारियां? गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा, न्यूज वालों को भी पहले से इन्फॉर्म करना होगा। तो रुक, मैं सबसे बात करके आता हूँ, फिर मैं तेरे साथ चलता हूँ न्यूज चैनल के ऑफिस। ठीक है। रमन ने किसी से फोन पे बात की और फिर मेरे पास आया। हमें अभी गवर्नमेंट लैब इस मेडिसिन को ले जाना होगा। पर क्यों? उसका प्रोसेस है। चल लैब। मैं रमन के साथ उसकी कार में बैठ गया। रमन मुझे गवर्नमेंट लैब ले जाने के बदले किसी सुनसान फैक्ट्री में ले आया। वो कहाँ ले आया? अभी पता चल जाएगा। बाहर चल। मैं कार से उतरा और तुरंत 2 गुंडों ने मुझे पकड़ लिया। उनमें से एक गुंडे के हाथ में चाकू था। दोस्त ने मेरे गले पर घुमा दिया और मैं वहीं मर गया।
उसके बाद इस हरामखोर ने उस कंपनी वाले को दवा का सारा फॉर्मूला दे दिया और बहुत सारे पैसे ले लिए। मैं चाहता तो कल रात ही इसे मार देता, लेकिन मैंने इसे मारा नहीं, क्योंकि मैं दुनिया को सच बताना चाहता था। ये धोखेबाज है, इसने इस दवा के लिए मेरा खून कर दिया, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और भूत ने रमन को गर्दन से उठा लिया। रमन छटपटाता रहा और तड़पते तड़पते रमन मर गया। साइंटिस्ट के भूत का बदला दुनिया भर ने लाइव टीवी पर देखा। अगले दिन न्यूज चैनल में यही न्यूज थी। उस कंपनी के मालिकों को पुलिस ने पकड़ लिया और एक प्रेस रिलीज में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने डिक्लेयर किया, ये मेडिसिन जो लेट साइंटिस्ट विक्रम ने बनाई है 100% इफेक्टिव है इस महामारी को दूर करने के लिए। वी सैल्यूट लेट साइंटिस्ट विक्रम फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस सोसाइटी। पापा, अब मैं 12th क्लास में आ गई हूँ। मुझे पता है शालू बेटा। मुझे लगा आपको शायद ध्यान भी ना हो। आप घर पर वैसे भी बहुत कम रहते हो। मुझे अपनी कोचिंग लगवानी है। इतनी सी बात? अरे मनोहर शर्मा मेरे दोस्त हैं, शहर के सबसे रईस आदमी हैं। उनके अंडर में नताशा कोचिंग सेंटर चलता है। मैं वहीं तुम्हारी बात करके आता हूँ। शालू के पापा नताशा कोचिंग सेंटर जाते हैं। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन शालू के पापा घर नहीं लौटते। तेरे पापा कहाँ रह गए? जरा फोन तो कर। शालू फोन लगाती है। पापा फोन नहीं उठा रहे। शालू और शालू की मम्मी नताशा कोचिंग सेंटर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि क्लासरूम में शालू के पापा की लाश पंखे से लटकी हुई है। शालू चिल्ला पड़ती है, शालू के पापा को किसने मारा? क्या है नताशा कोचिंग सेंटर का राज? आइए सुनते हैं कहानी भूतिया कोचिंग सेंटर। रमेश का परिवार उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रहता था। रमेश एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। पापा आज ड्यूटी से लौट कर आइएगा तो मोमोज लेते आइएगा। ठीक है बेटा। रमेश ड्यूटी से लौट कर आता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? स्कूल बंद हो रहा है, मेरी नौकरी चली गई। पापा, आप एक कोचिंग सेंटर खोल लो। आपको मैथ्स बनानी आती है और कोचिंग सेंटर में अच्छी कमाई भी है। मेरे कोचिंग वाले सर को देख लो, महीने में लाखों की इनकम है। रमेश एक प्लॉट खरीदकर वहाँ अपना कोचिंग सेंटर बनवाता है और उसका नाम रखता है नताशा कोचिंग सेंटर। रमेश बहुत मेहनत और लगन से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, इसीलिए कुछ ही दिनों में उसका कोचिंग सेंटर अच्छा चलने लगा। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मनोहर शर्मा की नताशा कोचिंग सेंटर पर नजर पड़ गई। अगर ये कोचिंग सेंटर अपना हो जाए तो बहुत प्रॉफिट होगा। एक दिन मनोहर रमेश के घर पहुंचता है। नताशा कोचिंग सेंटर तुम्हारा ही है? हाँ जी, बताइए। मैं मनोहर शर्मा हूं, मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं चाहता हूं तुम अपना कोचिंग सेंटर मुझे बेच दो। मैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स भी रख दूंगा। मैथ्स तुम ही पढ़ाओगे। बस कोचिंग सेंटर मेरे अंडर में चलेगा। नहीं, मैं अपना कोचिंग नहीं बेचूंगा। पूरे शहर में कोई मुझे ना नहीं कह सकता। जिस चीज पर मेरा दिल आ जाए मैं उसे खरीद कर ही रहता हूं। मैंने आपसे कह दिया ना, नहीं बेचना है। ठीक है। मनोहर रात में कुछ गुंडे रमेश के घर भेज देता है और रमेश के पूरे परिवार को मरवा देता है। मनोहर नताशा कोचिंग सेंटर में अपने टीचर रखवा देता है
और कोचिंग सेंटर उसके अंडर में चलती रहती है। 2 साल बाद, चलो बच्चों अब छुट्टी, अब हम दिवाली की छुट्टियों के बाद मिलेंगे। सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं और टीचर बोर्ड साफ करने लगता है। टीचर को 3 लोग बेंच पर बैठे दिखाई देते हैं। ये तीनों रमेश, रमेश की पत्नी और रमेश की बेटी के भूत थे। उनके चेहरे डरावने थे। अरे तुम लोग कौन हो? जाओ यहाँ से। तीनों आत्माएं टीचर का गला घोंटकर उसे मार देती हैं। अगले दिन मनोहर शर्मा कोचिंग पहुंचता है। सीसीटीवी चेक करो। मनोहर देखता है कि रमेश के पूरे परिवार का भूत टीचर को मार रहा है। अरे नहीं, ये तो वही तीनों लोग हैं। लगता है इनकी आत्मा भटक रही है। अगर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस रमेश के परिवार की हत्या की भी जांच करेगी और मुझ पर शक करेगी, इसलिए पुलिस स्टेशन जाना बेकार है। मनोहर घबरा जाता है। वो तुरंत अपने घर पहुंचकर पूरे घर में बॉडीगार्ड तैनात करवा देता है और एक तांत्रिक को बुलाकर पूजा पाठ करवाता है। वो तीनों आत्माएं मेरे पास तो नहीं आएंगी बाबा जी। नहीं, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। मनोहर रात में बिस्तर पर सो रहा है। अचानक उसकी आंख खुलती है तो रमेश का परिवार भयानक शक्लों में उसके सामने था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हमारा हंसता खेलता परिवार तूने अपने लालच के चक्कर में बर्बाद कर दिया। मनोहर अपने कमरे से बाहर भागता है और अपनी कार स्टार्ट करता है। वो कार से तांत्रिक के घर की ओर भागता है। तीनों आत्माएं उसकी कार में आ जाती हैं। अब तू हमसे बचकर कहीं नहीं भाग पाएगा। मनोहर डर के मारे कार नहीं संभाल पाता और उसकी कार खाई में गिर जाती है। मनोहर मर जाता है। आज भी नताशा कोचिंग सेंटर में रमेश की आत्मा भटकती है और लोग वहां जाने से डरते हैं।